So hello everyone and a very good evening to all of you, those who are joining over here right now for the live class. And today is basically our day 11 of this Python 30 days masterclass. So today we are going to learn and understand about the concept of sets. In the previous class we have already understand about the concept of dictionary. तो आज की क्लास में पाइथन के चार बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि आपका होता है सेट, लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी। तो इसमें से ऑलरेडी हमने लिस्ट कवर कर लिया, टपल्स और डिक्शनरी कवर कर लिया। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं सेट्स के बारे में। बट प्रायर टू स्टार्टिंग द क्लास जो आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज हमारे पास आ रहे थे कि क्लासेस का शेड्यूल कहाँ से मिलेगा, तो मैं वो आपको एक बार बता देती हूँ। ये जो क्लास का आपका शेड्यूल है पाइथन की क्लासेस के बाद ये जो पूरा का पूरा आपका प्रोग्राम है दैट इज योर 100 डेज डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम। और इस 100 डेज डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम में अभी हमारे पाइथन के 30 डेज की मास्टर क्लास चल रही है जिसका शेड्यूल आप यहाँ पे देख सकते हैं और ये शेड्यूल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी मिल जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल टुडे इज 23rd, तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि आज 23 मई को बेसिक्स ऑफ सेट्स एंड पाइथन हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ये सारे के सारे कलर कोड्स आपको यहाँ पे दिए हुए हैं कि कौन सी क्लास किस दिन होने वाली है, उसका कलर कोड देख के आपको पता चल पाए किस दिन फ्री यूट्यूब लाइव क्लास होने वाली है, किस दिन फ्री लाइव डाउट क्लास होने वाली है यूट्यूब पे, किस दिन यहाँ पे गूगल मीट पे पेड क्लासेस होने वाले हैं। तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पे पूरा क्लास का शेड्यूल आपको यहाँ पे ऑलरेडी देखने के लिए मिल जाएगा ताकि आपको पता रहे नेक्स्ट क्लासेस हमारी कब और कैसे होने वाली है। सो दैट इज अबाउट इट। तो शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग। एंड प्रायर टू दैट लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू कि टुडे इज डे 11, तो क्या कुछ आज की क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। सो ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू द सेट्स वी आर गोइंग टू कवर दैट। प्रायर टू दैट most of the students those who are just asking us in the comment part की like कौन से जॉब्स में अप्लाई करें, कहाँ पे अभी लेटेस्ट हायरिंग चल रही है, तो मैं एक बार आपको इन्फॉर्म कर देती हूँ कि अभी अगर जो भी हायरिंग्स आपके लिए चल रहे हैं, अगर आप फ्रेशर हैं या वर्किंग प्रोफेशनल है और आप जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर चुके हैं, तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि जॉब्स की हायरिंग से रिलेटेड सारे के सारे वीडियोस जो हैं, कौन सी कंपनीज में हायरिंग है, ये सारे के सारे वीडियोस हम शेयर कर रहे हैं बेसिकली हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में। तो अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का पार्ट नहीं है तो आप वहां पे ज्वाइन हो सकते हैं ताकि ये इंफॉर्मेशन आप तक भी पहुंच पाए। सो लेट्स से शुरू करते हैं आज की क्लास हम लोग यहाँ पे। सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न एंड अंडरस्टैंड अबाउट द सेट्स, राइट? So perhaps you recall learning about the sets and set theory at some point of your time in the school days. तो जब सेट की हम लोग बात करते हैं तो सेट ऐसा टॉपिक नहीं है कि हम बेसिकली इस सेट वाले टॉपिक को लाइक पहली बार देख रहे हो या पहली बार सुन रहे हो। सो सेट्स की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, लेट मी जस्ट शो यू हियर। सो लेट्स से अगर हम लोग यहाँ पे सेट्स की बात करें तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सेट के बारे में जितने भी कॉन्सेप्ट्स हमने स्कूल में पढ़े हुए थे, राइट? लेट्स से कि हम लोग जब सेट थ्योरी मैथमेटिक्स में हमारा एक चैप्टर होता था सेट थ्योरी नाम से, कुछ इस तरीके से उसमें हम लोग वेन डायग्राम्स बनाते थे कि ए और बी, लेट्स सपोज यहाँ पे ए और बी है तो ए और बी का बीच का इंटरसेक्शन क्या होगा। तो जब हम सेट थ्योरी हमारे स्कूल के चैप्टर्स में पढ़ते थे तो उससे भी हमें यहाँ पे यही आइडिया लगता था कि सेट कैन बी थॉट ऑफ सिंपली एज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। दैट मींस कि जो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनका कलेक्शन जो होता था वो सेट कहलाता था सेट थ्योरी में, राइट? यही हम लोग स्कूल में सेट्स में पढ़ते थे। लेकिन अब ये जो सेट्स की बात हम यहाँ पे पाइथन में कर रहे हैं तो यहाँ पे भी वो ग्रुपिंग का कॉन्सेप्ट आ जा रहा है। सेट्स होता क्या है, बेसिकली ग्रुप करना यहाँ पे सेट्स कहलाता है, राइट? ग्रुपिंग। तो हम लोगों ने ये अंडरस्टैंड किया कि लिस्ट क्या होता था। लेट्स से अगर मुझे यहाँ पे लेट मी जस्ट शो यू हियर, अगर मुझे यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करना है, राइट? तो मैं क्या करती थी, एक कोई भी वेरिएबल बनाती थी, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करती थी और सारे के सारे आइटम्स, चाहे वो आइटम्स यहाँ पे जो भी हमारे पास आइटम्स जैसे अवेलेबल हो, कोई अगर इंटीजर डालना चाहता है, कोई यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट डालना चाहता है, तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज डाल देते थे। तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो है वो मिलके हमारा बनता था, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को हम लोग डाल के एक कलेक्शन बना लेते थे। उसी तरीके से हमने देखा कि टपल्स में भी यही करते थे। डिक्शनरी में यहाँ पे चीजें चेंजेस आ जाती है। डिक्शनरी में हमारे पास आ जाता है की वैल्यू पेयर का कॉन्सेप्ट। तो ये सेट क्या होता है, कैसे होता है, इसको पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ पे समझते हैं।
तो सेट बेसिकली ये होता है कि यहाँ पे सेट्स का मतलब ये होता है सेट्स आर यूज्ड टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स इन अ सिंगल वेरिएबल। दैट मीन्स कि बहुत सारे आइटम को अगर एक वेरिएबल में स्टोर करना है तो वो सेट कहलाता है। सेट इज वन ऑफ द 4 बिल्ट इन पाइथन टाइप्स टू स्टोर कलेक्शंस ऑफ डेटा, राइट। मैंने ऑलरेडी बताया लिस्ट टपल डिक्शनरी के बारे में। सेट भी उसी का एक बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए यहाँ पे यूज होता है। सो अ सेट इज अ कलेक्शन विच इज अनऑर्डर्ड, अनचेंजेबल एंड अनइंडेक्स्ड। कहने का मतलब ये कि जो सेट हमारा होता है, जैसे हमने पढ़ा था लिस्ट के बारे में कि जब हम लिस्ट की बात करते हैं तो वहां पे ऑर्डर्ड हो जाता है वो, राइट। टपल्स में हमने देखा था। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि यहाँ पे अगर मैं सेट की बात करूं तो यहाँ पे अनऑर्डर्ड मतलब क्या होता था, जैसे मान लीजिए ये लिस्ट है, ठीक है। इस लिस्ट में एलिमेंट है मान लीजिए 11, 12, 13, 14, 15 एंड 16, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइक 12, 13, 14, 15, 16 ये आइटम्स हैं। तो हर एक आइटम का यहाँ पे होता था इंडेक्सिंग, जैसे इसका इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरीके से यहाँ पे आता था कॉन्सेप्ट इंडेक्सिंग का। तो ये जो इंडेक्सिंग होती थी, ये इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं हो पाती है सेट्स में, इसलिए ये कहलाता है अनऑर्डर्ड। सेट्स अनचेंजेबल होता है, कहने का मतलब ये एक बार अगर हमने सेट बना लिया तो उस पर हम चेंजेस जो है वो नहीं कर सकते। और अनइंडेक्स, तो जो यहाँ पे ऑर्डरिंग होती थी या फिर इंडेक्सिंग होती थी, ये सारी चीजें सेट्स में अवेलेबल नहीं हो पाती, ये पॉसिबल नहीं हो पाती है। सो क्रिएटिंग अ सेट, अगर हम लोग यहाँ पे सेट को क्रिएट करने की बात कर रहे हैं तो कैसे सेट को यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो सेट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस का। अब कर्ली ब्रेसेस का यूज हम लोग डिक्शनरी में भी करते थे, लेकिन डिक्शनरी में हम लोग की और वैल्यू पेयर बना के करते थे, लेकिन यहाँ पे की वैल्यू पेयर नहीं बनता है। डायरेक्टली हम यहाँ पे आइटम्स को लिखते हैं और पहला आइटम दूसरे आइटम से सेपरेट करने के लिए हम लोग यहाँ पे कॉमा का यूज करते हैं, तो ये कहलाता है सेट। अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा और डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं कि अनऑर्डरिंग क्या होता है। तो अनऑर्डरिंग क्या होता है? अनऑर्डर मीन्स दैट आइटम इन अ सेट डू नॉट हैव अ डिफाइंड ऑर्डर। यहाँ पे जैसे हम लोग डिक्शनरी की अगर बात करते हैं तो वहां पे भी ऑर्डरिंग हो जाती है, वहां पे भी की इंडेक्स आ जाता है, की वैल्यू पेयर्स आ जाते हैं। लिस्ट की बात करते हैं तो वहां पे इंडेक्स आ जाता है, बट यहाँ पे अनऑर्डर्ड होता है। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग किसी भी सेट में ऑर्डरिंग नहीं कर सकते, वो अनऑर्डर्ड होता है। देन आफ्टर अनचेंजेबल, इसका मतलब ये सेट आइटम्स आर अनचेंजेबल, मीनिंग दैट वी कैन नॉट चेंज द आइटम्स आफ्टर द सेट हैज बीन क्रिएटेड। इसका मतलब ये कि एक बार अगर सेट हमने बना लिया तो उसमें जो भी आइटम्स हैं उस आइटम को हम लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। बट आइटम्स तो चेंज नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन आइटम्स को सेट में ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे आपने एक सेट बनाया, इसमें है 1, 2, 3, 4, राइट। अब अगर ये चाहे आपकी मैं इस 3 को चेंज करके 5 कर दूं तो ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ इतना जरूर पॉसिबल है कि इस 1, 2, 3, 4 में आप 5 को ऐड कर सकते हैं। इस 1, 2, 3, 4 में अगर आप चाहें 3 को डिलीट करना तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे होता है सेट्स के लिए। डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड, जैसा कि हमने देखा था लिस्ट में, हमने देखा था टपल्स में, हमने देखा था कि अगर लाइक डुप्लीकेट्स हैं, लाइक 1, 2, 3 है, फिर से 1, 2, 3 है, तो ये डुप्लीकेट अलाउ होता था। क्यों अलाउ होता था? क्योंकि वहां पे होती थी इंडेक्सिंग, राइट। लेट्स से कि इसका इंडेक्स है 0, 1, 2, 3, 4 और 5। तो मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे 1 की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे अलग अलग इंडेक्स में 1 है, एक में 0 वाले इंडेक्स में 1 है और एक वाला 1 जो है कि 3rd वाले इंडेक्स में है, तो इसलिए वहां पे डुप्लीकेट्स अलाउ होते थे। लेकिन यहाँ पे जब कॉन्सेप्ट ही नहीं है इंडेक्सिंग का तो डुप्लीकेट्स भी यहाँ पे अलाउ नहीं होंगे इस सेट में। अब नेक्स्ट थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आप यहाँ पे फाइनल हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं कि क्या डिफरेंस होता है लिस्ट के बीच में, सेट के बीच में, टपल्स के बीच में और डिक्शनरी के बीच में। तो लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं? सबको पता है कि यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करने का तरीका होता है स्क्वायर ब्रैकेट। तो मैं थोड़ा सा पहले आप लोगों को कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं, जो लोग अभी लाइव देख रहे हैं वो मुझे लाइव बता सकते हैं और जो लोग बाद में देखते हैं वो लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो प्लीज लेट मी नो व्हाट आर द डाउट्स यू आर हैविंग। और कल की क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, तो वो क्वेश्चन आपसे बना या नहीं बना वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, वरना वो भी क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके साथ तो लिस्ट हमें पता है कि कैसे हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। सेट्स की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे सेट्स का रिप्रेजेंटेशन होता है कर्ली ब्रेसेस में। मैं एक चीज और क्लियर कर लेती हूँ,
Please just let me know कि the audio is perfectly audible to you or not. Please just let me know those who are watching over here live. All right. इसके साथ साथ डिक्शनरीज की हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। तो डिक्शनरीज में हमने देखा ये डिक्शनरी का भी जो रिप्रेजेंटेशन है वो कर्ली ब्रेसेस में होता है, पर की वैल्यू पेयर यहाँ पे आता है और की वैल्यू पेयर के बीच में यहाँ पे हमारे पास आ जाता है कोलन। टपल्स जो होता है, टपल्स का रिप्रेजेंटेशन होता है यहाँ पे बाय द पैरेंथेसिस नॉर्मल हमारे ब्रैकेट्स के थ्रू। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कैसे एक्सेस करना है। तो लिस्ट में अगर किसी आइटम को एक्सेस करना होता था तो हम यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन दे देते थे, अगर 0 वाले इंडेक्स को देखना है, राइट। लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ आइटम्स को अगर हम यहाँ पे एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे इंडेक्सिंग नहीं होती है सेट्स में। अगर हम लोग यहाँ पे डिक्शनरी की बात करें तो हम लोग डिक्शनरी के लिए क्या करते थे, डिक्शनरी के लिए हम लोग यहाँ पे की वैल्यू पेयर अगर है तो यहाँ पे जो की है वो पास कर देते थे ताकि उस की में क्या वैल्यू है ये पता चल पाए। अब लिस्ट में डुप्लीकेट्स अलाउ होता है लेकिन सेट्स में डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता, डिक्शनरी में डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता, टपल्स में डुप्लीकेट अलाउ होता है, राइट। अब यहाँ पे लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, इसका मतलब ये लिस्ट एक बार बन गई तो उसके बाद हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। सेट्स जो रहता है आपका, इसमें हम चेंज तो नहीं कर सकते लेकिन ऐड और रिमूव जरूर कर सकते हैं आइटम को। डिक्शनरीज म्यूटेबल होता है आपका कि आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। टपल्स जो होता है वो आपका इम्यूटेबल होता है, अगर एक बार टपल बन गया तो उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप टपल में कुछ चीज ऐड सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तब आपको टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद आप उस लिस्ट में ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। अब स्लाइसिंग की बात करते हैं तो लिस्ट में हमने देखा था कि स्लाइसिंग बहुत ही आसानी से हम लोग कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे सेट्स में स्लाइसिंग कर सकते हैं क्या, तो सेट्स में हम लोग स्लाइसिंग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे तो इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं आता। अब डिक्शनरी में भी स्लाइसिंग नहीं कर सकते एंड यहाँ पे टपल्स जो है इसमें हम लोग डेफिनेटली स्लाइसिंग जो है वो कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं लिस्ट के बीच में, सेट के बीच में, टपल्स और डिक्शनरी के बीच में। अब इसी चीज को थोड़ा हम लोग काफी डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं और डायरेक्टली हमारे इस जुपिटर नोटबुक पे। बट उसके पहले कल की क्लास का जो मैंने असाइनमेंट क्वेश्चन आप लोगों को दिया था, चेक वेदर अ गिवन की ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अ डिक्शनरी, ये हमें चेक करना था कि अगर एक डिक्शनरी है जिसमें पहले से की वैल्यू पेयर्स है तो उसमें जो पर्टिकुलर की है, लेट्स सपोज कोई अगर हम की सर्च करना चाह रहे हैं वो इसमें है या नहीं है, राइट। लेट्स सपोज यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि एक की है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 और हर की के अंदर यहाँ पे वैल्यूज है, एक में 10 है, 20 30 50, राइट। तो अगर मुझे यहाँ पे देखना है कि इसमें 6 वाला जो की है वो है या नहीं है, तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पे डेफ इस की प्रेजेंट टर्म से एक यहाँ पे यूजर डिफाइंड फंक्शन हमने बनाया। उसके बाद यहाँ पे हमने लगाया इफ कंडीशन और यहाँ पे दे दिया एक्स की एक्स जो भी यहाँ पे यूजर आर्ग्यूमेंट में सर्च कर रहा है वो इस डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। अगर है तो यहाँ पे प्रिंट हो जाना चाहिए की इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, एल्स की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। अब यही चीज जो है, इसी चीज को मैं यहाँ पे एक बार जो है इस फंक्शन को कॉल कर लेती हूँ। फंक्शन का नाम हमने रखा है इस की अंडरस्कोर प्रेजेंट, ठीक है। और इस फंक्शन में आर्ग्यूमेंट पास करते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो 5 है, ठीक है, 5 नाम की जो की है वो इस डिक्शनरी के अंदर, ये वाली जो डिक्शनरी आपके पास बनी हुई है इस डिक्शनरी के अंदर है या नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो अभी हमें दिख रहा है कि 5 है, तो यहाँ पे प्रिंट क्या होना चाहिए, सो इट इज शोइंग सम सॉर्ट ऑफ एरर, ओके नाउ इट्स क्लियर। सो यहाँ पे शो कर रहा है की इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। तो ऑब्वियस सी बात है, हमने यहाँ पे 5 डाला और 5 इस की का नाम है जो कि इस डिक्शनरी के अंदर अवेलेबल है, तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब एक बार फिर से यहाँ पे इसको यहाँ पे रन करके अगर देखें तो मैं इस फंक्शन को रन कर लेती हूँ इस की प्रेजेंट, और अब डाल के देखते हैं कि 10 नाम का कोई डिक्शनरी यहाँ पे अवेलेबल है क्या, नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 1 से केवल 6 तक है, 10 नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट हो गया की इज नॉट प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। तो एक चीज और मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूं, ये जितने भी आपके पास नोट्स हैं जिसमें मैंने असाइनमेंट क्वेश्चंस वगैरह भी डाले हैं, ये सारे के सारे नोट्स आपके लिए अवेलेबल है इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स के मोबाइल लर्निंग एप्लीकेशन पर। तो आप डेफिनेटली जाके लर्निंग ऐप के थ्रू भी बेसिकली सारा का सारा नोट्स जो है वो देख सकते हैं, क्योंकि नोट्स होना हमेशा अच्छी बात होती है कि आपकी प्रैक्टिस के लिए ये आसान हो जाता है। तो नोट्स आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स की लर्निंग ऐप पर। शुरू करते हैं आज की हम लोग क्लास, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक नई पाइथन फाइल जो है यहाँ पे क्रिएट करते हैं, कर्नल नया ओपन करते हैं
और टुडे इज द डे 11। सो डे 11 की आज की हमारी यहाँ पे क्लास होने वाली है, जिसमें पूरा सेट का कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे डायरेक्टली यहाँ पे जुपिटर नोटबुक पे। और साथ ही साथ यहाँ पे सबसे पहले 1 बाय 1 करके सारे कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना और अंडरस्टैंड करना शुरू करते हैं। तो किसी के भी अगर कोई भी डाउट यहाँ पे आ रहे हैं तो एज आई कैन सी बहुत लाइक पीपल हैव स्टार्टेड ज्वाइनिंग ओवर हियर। किसी का भी कोई डाउट है तो प्लीज जस्ट लेट मी नो डायरेक्टली इन द कमेंट पार्ट। ऑल राइट, एम आई थिंक प्रॉपरली ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? हैविंग एनी डाउट्स प्लीज जस्ट फील फ्री टू आस्क मी। शुरू करते हैं क्लास आज की। और यहाँ पे मैं थोड़ा हेडिंग दे देती हूँ। सबसे पहले क्या अंडरस्टैंड करना है यहाँ पे सेट, तो हम यहाँ पे जाएंगे हेडिंग में, हेडिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। ऑल राइट, ये तो थोड़े बहुत इंटरफेसिंग्स आपको समझ में आ चुके होंगे। अब सबसे पहले क्रिएटिंग अ सेट। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि सेट हम लोग यहाँ पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा काम है एक सेट बनाना, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सबसे पहले ए नाम का एक वेरिएबल जो है वो बनाती हूँ। सेट है तो करली ब्रेसेस लगाना पड़ेगा। अब इसके अंदर हम लोग यहाँ पे कुछ आइटम्स डाल देते हैं। मान लीजिए हैं कि पहला आइटम है एनिमल्स नाम का, दूसरा आइटम हमने डाला बॉल नाम से, तीसरा आइटम लेट्स सपोज हमने डाला यहाँ पे कैट नाम से। अब इसी चीज को हम लोग यहाँ पे प्रिंट करके एक देखते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं जो आइटम हमने डाले थे इस सेट के अंदर वो आइटम यहाँ पे हमारे पास प्रिंट हो रहा है। लेकिन ये जो प्रिंट हमारे पास हो रहा है क्या इसका टाइप सेट है या नहीं है? ये जो हमें ए मिल रहा है यहाँ पे, ये सेट बना भी है या नहीं बना है? तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके लिए यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट, टाइप लिखना होगा और टाइप के अंदर लिखना होगा यहाँ पे हमारे वेरिएबल का नाम जो कि ए है। अब जैसे ही हमने इसे रन किया तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टाइप आ रहा है, ये जो हमने क्रिएट किया है, डेफिनेटली ये सेट यहाँ पे क्रिएट हुआ है। तो इस तरीके से सेट को क्रिएट किया जाता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी कि जो सेट है वो ऑर्डर्ड होते हैं या नहीं होते हैं। हमें पता है कि सेट में ऑर्डरिंग नहीं होती है, कोई भी इंडेक्सिंग नहीं होती है। तो इसको भी एक बार हम लोग चेक करते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, सेट आइटम्स आर अनऑर्डर्ड। ठीक है, सेट में जो भी आइटम्स होते हैं उनमें ऑर्डरिंग नहीं होती, वो अनऑर्डर्ड होता है। लेकिन इस चीज को हमें यहाँ पे थोड़ा सा चेकआउट करना होगा। ऐसे कैसे मान ले कि ऑर्डरिंग नहीं होती? तो चलिए चेकआउट करते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे यही एक मैं डिक्शनरी बना लेती हूँ, जिसमें एक आइटम हम लोग दे देते हैं एनिमल्स नाम का, दूसरा आइटम दे देते हैं लेट्स से बॉल नाम से, तीसरा आइटम हम लोग यहाँ दे देते हैं कैट नाम से। ये डिक्शनरी यहाँ पे क्रिएट हो चुकी। अब मैं प्रिंट अगर करके देखूं ए ऑफ 0, अगर मैं यहाँ पे इंडेक्सिंग अगर डाल के देखूं तो मुझे एरर मिल जाएगा। यहाँ पे इसको रन करते हैं और हियर वी कैन सी कि यहाँ पे एरर आ चुका है, ऑब्जेक्ट इज नॉट सब्सक्रिप्टेबल। इसका मतलब ये कि यहाँ पे सेट में इंडेक्सिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं होता है। जो सेट आइटम्स होते हैं वह अनऑर्डर्ड होते हैं। कैसे अनऑर्डर्ड होते हैं? यहाँ पे देखिएगा, ये जो हमने यहाँ पे डिक्शनरी को, यहाँ पे हमने सेट को क्रिएट किया जो ए नाम का सेट है, यहाँ पे 3 आइटम्स हमने दिए। पहला आइटम था एनिमल, दूसरा बॉल और तीसरा कैट। लेकिन जब मैंने प्रिंट ए किया तो हम लोग देख सकते हैं कि पहले बॉल प्रिंट हो गया, फिर एनिमल्स, फिर कैट, राइट? तो यहाँ पे अगर ये ऑर्डर्ड होता तो कभी इस तरीके से प्रिंट नहीं होता। ये अनऑर्डर्ड होता है सेट, इसीलिए यहाँ पे जो प्रिंट हुआ है वो भी आइटम्स आगे पीछे प्रिंट हुए हैं। सो आई होप कि यहाँ तक आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा ऑर्डरिंग और अनऑर्डरिंग का। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो इन द चैट पार्ट, और नहीं समझ में आ रहा है तो डाउट्स पूछिएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि डुप्लीकेट्स इसमें अलाउ नहीं होते हैं, राइट? तो वो भी चेकआउट कर लेते हैं कि डुप्लीकेट्स जो है अलाउ कैसे इसमें नहीं होते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं डुप्लीकेट्स नॉट अलाउड। अब यहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउ है या नहीं, इसके लिए एक काम करते हैं। ये जो हमने यहाँ पे डिक्शनरी बनाई हुई है, इसी डिक्शनरी को मैं ये जो सेट हमने बनाया है, इसी सेट को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। और ये जो सेट हमारे पास है इसमें हम लोग एक काम करते हैं, कुछ और आइटम्स डाल देते हैं जो कि डुप्लीकेट हो। जैसे कि मैं एक बार और डाल देती हूँ एनिमल्स, मैं एक बार और डाल देती हूँ यहाँ पे बॉल, और यहाँ पे एक और बार हम लोग डाल देते हैं लेट्स से बॉल। ठीक है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट क्या है? बॉल और एनिमल्स यहाँ पे डुप्लीकेट है कि 2 बार मैंने यहाँ पे यूज किया, 2 बार एनिमल्स यूज है और 3 बार बॉल यूज है, तो ये हुआ डुप्लीकेट। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखती हूँ ए को और इसको रन करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होता है सेट में, इसलिए यहाँ पे जो आउटपुट हमें मिला है वो देख सकते हैं बॉल्स, एनिमल्स और कैट। बॉल हमने जो मेन सेट बनाया था उसमें 3 बार था, लेकिन हमें जो यहाँ पे आउटपुट मिला है उसमें बॉल बस 1 बार है। इसका मतलब ये कि आप कितने भी बार बॉल लिख दें वो एक ही बार आपको आउटपुट में मिलेगा, डुप्लीकेट्स इसमें अलाउ नहीं होंगे, राइट? सो आई होप दिस विल बी क्लियर। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पे क्या होता है, डिक्शनरी में ट्रू और वन वो दोनों एक ही कंसिडर करता है। लेट मी जस्ट शो यू। ट्रू और वन जो है सेट यहाँ पे उन दोनों को एक ही वैल्यू कंसिडर करता है। कैसे करता है? सो ट्रू एंड वन इज कंसीडर द सेम वैल्यू। ठीक है, इसको हम लोग एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं तो और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले काम करते हैं हम लोग, ये जो हमारी बनी हुई है पहले से सेट, इसी सेट को मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ और इस सेट में हम लोग क्या करते हैं, दो चीज दे देते हैं, कुछ नंबर्स दे देते हैं जैसे 1 2 3, लाइक 1 2 3 और यहाँ पे दे देते हैं ट्रू। तो ट्रू भी है और अगर 1 भी है तो वो भी डुप्लीकेट हो जाएगा और कोई भी एक ही चीज आपकी यहाँ पे प्रिंट होगी। इसको एक बार हम लोग रन करते हैं। सो हियर वी कैन सी कि यहाँ पे ट्रू और 1 को वो एक ही वैल्यू कंसिडर करता है, इसलिए जब हमने सेट बनाया था तो 1 भी दिया था और ट्रू भी दिया था, लेकिन जो आउटपुट यहाँ पे प्रिंट हो रहा है इसमें हम देख सकते हैं कि केवल 1 आया है, ट्रू यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। तो 1 और ट्रू को क्या कंसिडर किया जाता है? एज द सेम वैल्यू। ट्रू और 1 को सेट में कंसिडर किया जाता है सेम वैल्यू। अब उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अंडरस्टैंड करते हैं गेट द लेंथ ऑफ अ सेट। अब मुझे ये पता लगाना है कि अगर एक सेट है तो उसके अंदर कितने आइटम्स हैं, राइट? तो इसके लिए क्या यूज होगा? लेंथ फंक्शन का यूज होता है। कैसे यूज होता है इसको भी एक बार देखते हैं। तो यही वाला जो सेट है, इस सेट को मैं यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर रही हूँ और हमें इसकी लेंथ फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं प्रिंट, लेंथ फंक्शन को कॉल कर लेते हैं len नाम से और इसमें पास कर देते हैं a। इसको रन करके देखते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि हमने ये सेट बनाया था, इसमें एनिमल्स 2 बार रिपीटेड था, बॉल 3 बार रिपीटेड था और 1 और 2 तो सेम वैल्यू लेता है, राइट? तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एक आइटम 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये तो होना चाहिए थे 10, लेकिन यहाँ पे इसका लेंथ आया 6। क्यों लेंथ 6 आया है? क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स जो 2 बार डुप्लीकेट था उसने एक ही बार लिया है, बॉल्स जो यहाँ पे 3 बार डुप्लीकेट था उसने एक ही बार लिया है और 1 और ट्रू जो 2 था वो उसने यहाँ पे केवल 1 प्रिंट किया है। सो हियर वी कैन सी कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो दैट इज 1 2 3 4 5 6 और यही 6 लेंथ जो है यहाँ पे डिक्शनरी की सेट की प्रिंट हुई है, राइट? सो दैट इज अबाउट इट। अब लेंथ के बारे में हमने डिक्शनरी पढ़ते टाइम भी देखा था कि कितने की वैल्यू पेयर्स हैं। लेंथ का हमने यूज लिस्ट में भी देखा था कि कितने आइटम्स हैं, टपल्स में भी देखा था। सो आई होप दिस लेंथ कॉन्सेप्ट विल बी क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। So let me just take your doubts here if you guys are having any doubts. So let me just check the doubt part. Okay, so I think till now nobody is having any doubt. So in case if you are having any doubts, please just let me know directly in the chat part. All right, let's move forward and try to understand some more concept. तो यहाँ पे अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो सेट हम बना रहे हैं इसके अंदर क्या क्या डेटा टाइप्स हम लोग दे सकते हैं। तो इसको यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं सेट आइटम्स कि जो सेट में हम आइटम्स डाल रहे हैं उसका डेटा टाइप क्या क्या हो सकता है। तो ये पार्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दे के समझिएगा। इसको हम लोग हेडिंग दे देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ना एक हम लोग सेट क्रिएट करते हैं x1 नाम से। पहले देखते हैं कि सेट में हम लोग क्या इंटीजर दे सकते हैं। तो 1 2 3 4 एक इंटीजर वाला सेट बना लेते हैं। एक और एक सेट बनाते हैं x2 नाम से और देखते हैं कि क्या हम सेट में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज दे सकते हैं। तो हियर वी कैन सी, तो यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज दे देते हैं 3.1 4.5। एक और सेट बनाते हैं और देखते हैं x3 नाम का कि क्या हम लोग सेट में स्ट्रिंग्स दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे स्ट्रिंग्स डाल देते हैं a b और c, ये 3 हमने यहाँ पे स्ट्रिंग्स डाल दिए। अब क्या हम लोग यहाँ पे जो बुलियन वैल्यूज होते हैं जैसे ट्रू फॉल्स वो दे सकते हैं क्या सेट में? चलिए उसके लिए भी चेक कर लेते हैं। एक x4 नाम से सेट बनाते हैं और इस सेट में हम लोग डाल देते हैं बुलियन वैल्यूज, जैसे ट्रू डाला मैंने, फॉल्स डाला और ट्रू डाला, ठीक है। अब इसके बाद ये सारी चीजों को प्रिंट करके देखते हैं x1, x2, x3, x4। इसको रन करके देखते हैं। सो हियर वी कैन सी क्या क्या हमें आउटपुट मिल रहा है। तो 1 2 3 4 डेफिनेटली इसका मतलब ये क्लियर है कि सेट अगर हम बना रहे हैं तो उसमें हम लोग इंटीजर वैल्यू डाल सकते हैं। यहाँ पे भी पूरी वैल्यूज प्रिंट होगा, इसका मतलब सेट में हम फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज भी डाल सकते हैं। यहाँ पे ABC भी प्रिंट हो गया, इसका मतलब सेट में हम लोग स्ट्रिंग वैल्यू भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे बुलियन वैल्यूज में ट्रू फॉल्स ट्रू,
तो यहाँ पे हमें रिजल्ट मिला केवल फॉल्स और ट्रू। क्यों ऐसा मिला? क्योंकि ट्रू और ट्रू डुप्लीकेट वैल्यू था, इसलिए यहाँ पे वो प्रिंट नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप एक सेट क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग्स भी, उसमें यूज कर सकते हैं इंट भी, फ्लोट भी, बुलियन वैल्यूज भी, ये सब कुछ इसमें एप्लीकेबल होता है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ये सारी वैल्यूज तो अलग अलग बना दिए, राइट, सबको मर्ज करके भी कुछ बना सकते हैं क्या? तो चलिए देख लेते हैं। एक m नाम से बनाते हैं, इसमें कुछ इंटीजर डाल देते हैं -5, कुछ न्यूमेरिक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज डाल देते हैं, कुछ यहाँ पे डाल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर भी, कुछ यहाँ पे डाल देते हैं स्ट्रिंग्स भी, जैसे एप्पल, राइट। तो सारी चीजें मैंने यहाँ पे डाल दी और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं ट्रू भी, बुलियन एक वैल्यू। और अब यहाँ पे प्रिंट अगर करके देखें m को, सो हियर वी कैन सी ये भी पॉसिबल है। आप चाहें तो इस तरीके से अलग अलग भी सेट में डाल सकते हैं और एक साथ भी हम लोग डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक ही यहाँ पे सेट में डाल सकते हैं। अब थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमने देखा था कि मैं एक लिस्ट के अंदर टपल भी डाल पा रही थी, मैं एक लिस्ट के अंदर अगर मैं एक लिस्ट बना रही हूँ तो उसमें लिस्ट के अंदर मैं लिस्ट भी डाल पा रही हूँ, राइट। तो डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स डाल पा रहे हैं। क्या सेट में ये पॉसिबल है कि मैं एक सेट बनाऊं और उस सेट के अंदर मैं जो आइटम है उसको लिस्ट के थ्रू डाल दूं? ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो लिस्ट होता है वो आपका होता है ऑर्डर्ड तरीके से, राइट, लेकिन आपका जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या आता है, यहाँ पे मैं पहले एक बार आपको करके दिखाती हूँ ताकि वो बेहतर समझ में आए। तो x5 नाम का हम लोग एक काम करते हैं, एक x5 नाम से यहाँ पे सेट जो है वो क्रिएट करते हैं और इस सेट के अंदर डाल देते हैं एक लिस्ट को, जैसे 1 2 3 और 4, ठीक है। सो 1 2 3 4 मैंने इस लिस्ट के अंदर आइटम्स डाल दिए। अब मैं यहाँ पे जैसे ही प्रिंट x5 करूंगी तो यहाँ पे मुझे मिल जाएगा एरर, राइट। एरर मुझे क्या मिल रहा है? एरर मुझे मिल रहा है अनहैशेबल टाइप लिस्ट, राइट। ये अनहैशेबल क्या होता है? Immutable objects are a type of a object that cannot be modified after they are created, और इसी को कहा जाता है हैशेबल ऑब्जेक्ट्स। तो हमें यहाँ पे पता है कि जो लिस्ट है वो ऑर्डर्ड होता है, लेकिन जो सेट है वो ऑर्डर्ड नहीं होता। इसीलिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम किसी भी सेट के अंदर लिस्ट को डाल पाए। लिस्ट आर म्यूटेबल, राइट। सो इसलिए वो म्यूटेबल है, इसलिए वो कौन से ऑब्जेक्ट कहलाएंगे? उसमें अनहैशेबल ऑब्जेक्ट्स। लेकिन जो सेट होता है उसमें क्या कहलाता है? हैशेबल ऑब्जेक्ट्स। इसीलिए यहाँ पे ये पॉसिबल नहीं हो पाता। सो यू कैन नॉट ऐड अ लिस्ट टू अ सेट। किसी भी सेट के अंदर हम लोग लिस्ट को ऐड नहीं कर सकते। टपल कर सकते हैं क्या? चलिए देखते हैं इसको। तो टपल के लिए यहाँ पे मैं एक काम करती हूँ, एक x5 नाम से मैं बना लेती हूँ एक सेट। इसके अंदर पास कर देते हैं टपल 1 2 3 और 4 और इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करते हैं x5 को और ये बहुत ही आसानी से प्रिंट हो गया। लिस्ट जो है वो प्रिंट नहीं हो पाया, लेकिन आपने एक सेट के अंदर एक टपल डाला तो वो यहाँ पे प्रिंट हो गया। क्यों प्रिंट हो पाया? क्योंकि जो टपल्स होता है वो क्या होता है आपका? वो इम्यूटेबल होता है, और जो चीज इम्यूटेबल होती है वो होती है हैशेबल। इसीलिए यहाँ पे जो सेट है इसने यहाँ पे प्रिंट कर पाया। अब डिक्शनरी देख लेते हैं। तो डिक्शनरी में क्या होगा? डिक्शनरी में भी हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है किसका? ऑर्डरिंग का, की वैल्यू पेयर्स का। तो डिक्शनरी भी यहाँ पे प्रिंट नहीं हो सकती। किसी भी डिक्शनरी को एक सेट के अंदर हम नहीं डाल सकते। तो इसके लिए यहाँ पे चेक करके भी देख लेते हैं। x6 नाम से मैं एक सेट क्रिएट कर रही हूँ और इस सेट के अंदर डाल देते हैं एक डिक्शनरी। तो मान लेते हैं इसका की है a नाम से और इसके अंदर है वैल्यू 1। इसी तरीके से यहाँ पे की है b नाम से और इसके अंदर यहाँ पे वैल्यू है 2, ठीक है। तो हमने क्या किया? सेट के अंदर डिक्शनरी डाल दिया। अब यहाँ पे प्रिंट a करें तो हमें एरर मिल जाएगा और एरर यहाँ पे यही मिला, अनहैशेबल टाइप डिक्ट। तो ये अभी आई थिंक समझ में आपको आ चुका होगा कि अगर हम एक सेट के अंदर किसी लिस्ट को डालना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं है। एक सेट के अंदर एक डिक्शनरी को डालना चाहें ये भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक सेट के अंदर एक टपल को डालना ये पॉसिबल है। अब सवाल ये आता है कि क्या सेट के अंदर सेट डाल सकते हैं? क्या यहाँ पे नेस्टिंग पॉसिबल है? ये भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। सो नेस्टिंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ अ सेट। नेस्टिंग सेट में करना पॉसिबल नहीं है। समझते हैं क्यों पॉसिबल नहीं है, क्या एरर यहाँ पे आएगा। तो a नाम की मैं यहाँ पे बना रही हूँ सेट। इस सेट के अंदर हम लोग एक और सेट डाल देते हैं। मान लेते हैं उसके अंदर वैल्यूज है 1 2 3।
उसके बाद एक और सेट में यहाँ पे डाल देती हूँ, उसके अंदर है मान लेते हैं वैल्यू 4, 5 और 6। तो मैंने क्या किया यहाँ पे सेट के अंदर, एक सेट के अंदर 2 सेट और डाल दिए। और अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं हम लोग ए को और इसको रन करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें एरर मिल गया, अनहैशेबल सेट टाइप। क्यों मिल गया? क्योंकि एक सेट आप दूसरे सेट के अंदर डाल रहे हैं, लेकिन आपको ये पता है ये सेट है और इसके अंदर मैं 2 सेट डाल दी, ठीक है। तो ये दोनों सेट भी क्या है, अनऑर्डर्ड हैं। तो अनऑर्डर्ड के अंदर भी अगर हम लोग अनऑर्डर्ड डाल देते हैं तो ये क्या होगा, हमें एरर ही मिलेगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो नेस्टिंग करना लिस्ट में पॉसिबल है, नेस्टिंग करना डिक्शनरी में पॉसिबल है, टपल में पॉसिबल है, बट यहाँ पे सेट्स में नेस्टिंग करना पॉसिबल नहीं है। सो आई होप दिस विल बी क्वाइट क्लियर टू ऑल ऑफ यू. So let me just see if you guys are having any sort of doubts in the chat part. So okay, all right. So I think nobody is having any doubt till now. तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, और जैसे कि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कैसे कैसे हमने यहाँ पे क्रिएट किया सेट बनाना। तो लिस्ट को जब हम क्रिएट करना चाहते थे तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज करते थे, वैसे ही टपल कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा और डिक्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में देखा। आज हम लोग यहाँ पे सेट अगर बना रहे हैं तो इसके लिए भी यूज होता है सेट कंस्ट्रक्टर। तो थोड़ा सा समझते हैं कि सेट कंस्ट्रक्टर कैसे काम करता है। ये बेसिकली सेट को बनाने का एक तरीका होता है, सेट कंस्ट्रक्ट करने का, सेट कंस्ट्रक्टर। तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग दे देते हैं द सेट, और ये है कंस्ट्रक्टर हम बना रहे हैं तो द सेट कंस्ट्रक्टर। इसको हम दे देते हैं प्रॉपर हेडिंग के फॉर्मेट में। ऑल राइट, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें एक सेट बनाना है। तो मान लेते हैं कि मैं सेट का नाम ही रख देती हूँ दिस सेट, और सेट कंस्ट्रक्टर को मैं कॉल करूंगी तो सेट के बाद में क्या लग जाएगा, पैरेंथेसिस। ओके, अब इसके अंदर मेरे को क्या डालना है, इसके अंदर मुझे डालना है सेट के अंदर क्या क्या आइटम्स होंगे। तो मान लेते हैं एक आइटम का नाम है अल्फा, दूसरे आइटम का नाम है बीटा, और तीसरे आइटम का नाम है गामा। ओके, अब क्या करते हैं, प्रिंट करके देखते हैं कि ये सेट प्रिंट होता है या नहीं। तो प्रिंट में लिख देती हूँ दिस सेट, और इसका टाइप भी चेक कर लेते हैं कि इसका टाइप सेट टाइप मिल भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पे लगा लेते हैं प्रिंट टाइप, और इसके अंदर पास कर देते हैं हमारा वेरिएबल जिसका नाम है दिस सेट, और इसको हम रन करके देखें तो ऑब्वियसली सेट को क्रिएट करने का आपके पास एक डायरेक्ट तरीका है कि आप कर्ली ब्रेसेस का यूज करिए और इसके अंदर आइटम्स को डाल दीजिए, या फिर आप अगर चाहें तो सेट कंस्ट्रक्टर जिस तरीके से हमने यहाँ पे यूज किया, इसको यूज करके भी हम लोग सेट को यहाँ पे आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। तो ये काम करता है सेट कंस्ट्रक्टर। अब एक एम्प्टी, अभी तक हमने देखा कि क्या कुछ अभी तक पढ़ चुके हैं, उसको थोड़ा सा समराइज करते हैं कि सेट कैसे बनता है। सेट की सारी प्रॉपर्टीज देख ली, अनऑर्डर्ड, डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं, राइट। अब सेट के अंदर क्या क्या आइटम्स में डेटा टाइप्स जा सकते हैं, सेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है। अब समझते हैं कि क्या कोई एक ऐसा सेट हम बना सकते हैं जो कि खाली हो, एम्प्टी सेट, राइट। तो क्या ये पॉसिबल है? डेफिनेटली एम्प्टी सेट बनाना पॉसिबल है, लेकिन बनाने का तरीका क्या होगा इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पे सेट कंस्ट्रक्टर के लिए आई एम जस्ट क्रिएटिंग, सो इसको हेडिंग दे देते हैं क्रिएटिंग एम्प्टी सेट नाम से। सो लेट मी जस्ट पुट इट इन अ प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ अ हेडिंग। ऑल राइट, तो हेडिंग हमने यहाँ पे दे दी। अब यहाँ पे मान लेते हैं, सबसे पहले वो तरीका देखते हैं कि जो आमतौर पर दिमाग में आता है कि खाली जैसे लिस्ट बनाना होता था तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया और छोड़ दिया। चलो वही अप्लाई करके देखते हैं कि एक सेट बनाना है, तो मैं बस एक खाली कर्ली ब्रेसेस बना लेती हूँ और यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रिंट इस वेरिएबल का नाम जिसका नाम है ए, और यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर लेते हैं इसका टाइप, तो प्रिंट टाइप ए। इसको रन करके देखते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि अब जो चीज हमारे पास बन के आ रही है वो तो डिक्शनरी बन के आ गया, राइट। कि ए मैंने लिया और उसमें अगर सिर्फ और सिर्फ कर्ली ब्रेसेस लगा दिए तो ये जो हमारे पास खाली बन के आया है ये बन के आया है डिक्शनरी, ये सेट नहीं बना है। तो कैसे बनाना है, चलिए देखते हैं कि खाली एम्प्टी सेट को कैसे क्रिएट करते हैं। तो अगर हमें एक एम्प्टी सेट क्रिएट करना है तो मान लेते हैं मैं एक कीवर्ड बना रही हूँ, उसका नाम ही हम लोग रख देते हैं एम्प्टी नाम से। और सेट के बनाने के बाद अगर एम्प्टी सेट बनाना है तो उसके लिए आपको कीवर्ड लिखना पड़ेगा सेट। उसके बाद आपको जो नॉर्मल ब्रैकेट्स होते हैं ना सेट कंस्ट्रक्टर, वो आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा और उसको खाली रखना है क्योंकि हमें एम्प्टी सेट बनाना है। अब प्रिंट टाइप कर लेते हैं और टाइप के अंदर लिख लेते हैं एम्प्टी और इसको रन करते हैं। सो हियर वी कैन सी, और इसके साथ साथ एक बार प्रिंट कर लेते हैं एम्प्टी को भी, प्रिंट एम्प्टी, और इसको रन करते हैं। सो हियर वी कैन सी कि अगर हमें एक एम्प्टी कंस्ट्रक्टर एम्प्टी सेट अगर हमें यहाँ पे बनाना है
तो उसके लिए सेट कंस्ट्रक्टर का यूज करेंगे और इसके अंदर कुछ भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं देंगे। तो ऐसे क्रिएट होगा आपका एम्प्टी सेट। अदरवाइज अगर आप सिर्फ ए लिख के इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस लगा दें तो कर्ली ब्रेसेस डिक्शनरी के लिए भी यूज होता है, इसलिए वो बन जाएगा आपका एक खाली डिक्शनरी, ना कि सेट। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक्सेस कैसे करना है आइटम्स को। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा आपसे कि अगर हम लोग ये बात करते हैं सेट की, मान लेते हैं कि मेरे पास ये एक ए नाम का सेट है, इसके अंदर है ए बी सी और डी, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ इस ए बी सी डी को एक्सेस करना, तो कैसे एक्सेस यहाँ पे करना होगा? तो एक्सेस करने के लिए यहाँ पे कोई इंडेक्सिंग तो यूज होती नहीं है, राइट, ना ही यहाँ पे कोई की पेयर यूज होता है, तो कैसे इंडेक्सिंग की जाए? तो इंडेक्सिंग यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग पॉसिबल नहीं होता। तो यहाँ पे अगर मुझे आइटम्स को एक्सेस करना है तो उसके लिए एक तरीका हो सकता है कि हम लोग यहाँ पे फॉर लूप का यूज कर पाए, राइट। तो कैसे इसका यूज करना है फॉर लूप का, इसको एक बार देखते हैं। तो यहाँ पे हेडिंग देते हैं हम लोग एक्सेस आइटम्स। सो एक्सेस आइटम्स, so there might be certain spelling mistakes because of the typing, so you guys can directly go through my notes and take the things from here because right now I'm just typing and explaining, so there might be some spelling mistakes. All right, तो A नाम से हम लोग यहाँ पे बना रहे हैं एक सेट, इसके अंदर आइटम मैंने रखा A, देन आइटम B, देन आफ्टर आइटम C और मैंने यहाँ पे दिया आइटम D, ठीक है। अब मेरा टास्क क्या है, मुझे यहाँ पे जो ABCD है ना, इसको एक्सेस करना है। मतलब मैं चाहती हूं अगर मैं इसी में क्या कर दूं, प्रिंट ए अगर मैं कर दूंगी तो क्या होगा, ये मेरे पास एक सेट आ जाएगा, इसमें ए बी सी डी आ जाएगा। लेकिन मेरा टास्क ये नहीं है, मेरा टास्क ये है कि ए अलग से आए, फिर उसके बाद वाली लाइन में बी आए, फिर सी आए, फिर डी आए, मतलब अलग अलग आइटम्स आए। तो ऐसा करने के लिए यहाँ पे मददगार होता है फॉर लूप। कैसे होता है लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फॉर, सो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं फॉर, लेट्स सपोज x इन a मैंने लगाया और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं x को और इसको रन करते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि DCBA आ गया। क्यों DCBA आया? क्योंकि यहाँ पे ऑर्डरिंग नहीं होती है, तो कभी भी आपको इस ऑर्डर में नहीं मिलेगा ABCD, राइट, रैंडमली यहाँ पे आपको नंबर्स मिलेंगे। बट यस, जो चीज हम चाहते थे कि एक एक एलिमेंट मेरा, एक एक आइटम मेरा एक एक लाइन पे मिले, उसको मैं एक्सेस कर पाऊं, ये फॉर लूप के थ्रू यहाँ पे पॉसिबल हो पाया। So this is how you can access the items if you want by using this concept of a for loop. अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और जैसा कि हमने डिक्शनरी में जो मैंने आपको क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए यहाँ पे दिया हुआ था कि अगर आपको ये चेकआउट करना है कि किसी भी डिक्शनरी के अंदर में कि कोई आइटम यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है नहीं है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या करना होगा। तो यहाँ पे हम लोग जाते हैं और चेक करते हैं कि आइटम जो है किसी सेट के अंदर आपको देखना है कि वो आइटम अवेलेबल है या नहीं। जैसा मैंने डिक्शनरी के लिए आपको असाइनमेंट दिया था, वही चीज मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ सेट के लिए। सो यहाँ पे चेक इफ कोई भी आइटम आपका जो है, चेक इफ आइटम इज प्रेजेंट इन द सेट, ठीक है। ये देखना है कि आपके पास एक सेट है, उस सेट में जो आइटम है वो, मतलब उस सेट में बहुत सारे आइटम्स हैं और जो आइटम आप चाहते हैं ढूंढना कि ये है या नहीं है, राइट। लेट्स सपोज मान लीजिए कि 10 नंबर्स हैं, उसमें मैं लेट्स सपोज चाहती हूँ कि 50 जो नंबर है वो सेट के अंदर है या नहीं है, ये मुझे पता लगाना है। तो कैसे लगाया जाए? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले बना लेते हैं एक सेट। यहाँ पे इस सेट में कुछ आइटम्स देख लेते हैं, जैसे कि डेटा नाम से मैं एक आइटम दे देती हूँ, देन पाइथन नाम से एक आइटम ले लेते हैं और एक आइटम ले लेते हैं कोड नाम से, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रिंट कर लेते हैं और ये चेक करना है हमें कि ये जो कोड वाला मेरा आइटम है वो इसके अंदर है या नहीं है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, कोड वाला मुझे चेक करना है, इसलिए मैंने लिखा कोड, उसके बाद इन कीवर्ड लगा देंगे और ए लगा देंगे और यहाँ पे जैसे ही मैं रन करूंगी तो मुझे मिल गया ट्रू। ट्रू क्यों मिला? क्योंकि ये जो हमारे पास पहले से सेट बना था इसके अंदर कोड था और मैंने वही देखा कि कोड इसके अंदर है या नहीं, तो ऑब्वियसली इसके अंदर है, इसलिए यहाँ पे प्रिंट हो गया ट्रू। अब लेट्स सपोज यही वाला जो आपका हमने सेट बनाया है, इसी को यहाँ पे कॉपी और पेस्ट करते हैं और इसके अंदर जो चीज नहीं है उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं एनालिस्ट नाम का जो वर्ड है वो है या नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि जो रिजल्ट हमें यहाँ पे मिला है दैट इज फॉल्स, राइट, क्योंकि एनालिस्ट तो इस सेट के अंदर है ही नहीं। तो इस तरीके से आइटम्स हम लोग चेक कर सकते हैं। अब मैंने कहा कि सेट अगर आपने एक बार बना लिया तो सेट हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट एक बार बन गया तो उसमें आइटम को चेंज नहीं कर सकते, लेकिन ऐड जरूर कर सकते हैं।
सेट से किसी आइटम को रिमूव भी जरूर कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऐड कैसे कर सकते हैं आइटम्स को। तो मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ ऐड आइटम्स नाम से, इसको रन करते हैं। ऐड आइटम्स नाम से हमने हेडिंग दे दी। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाती हूँ एक सेट, इसके अंदर कुछ वैल्यूज दे देते हैं, लेट्स से ए बी एंड देन इट्स सी और लेट्स से डी नाम से, ठीक है। ए बी सी डी हमने यहाँ पे दे दिया। अब क्या करना है यहाँ पे मैंने ए बी सी डी दे दिया। अब मैं इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ एक आइटम, जैसे मान लीजिए 100 मेरा एक नंबर है, मैं इस सेट के अंदर ऐड करना चाहती हूँ। तो अगर मुझे ऐड करना है तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन यूज होता है जिसका नाम होता है ऐड फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर मुझे क्या ऐड करना है, इस फंक्शन के अंदर मुझे 100 ऐड करना है फॉर लेट्स से। तो मैं यहाँ पे 100 लिख देती हूँ, a डॉट एड 100। अब प्रिंट ए करती हूँ। सो हियर वी कैन सी कि जो 100 हम यहाँ पे ऐड करना चाह रहे थे इस सेट के अंदर, वो यहाँ पे अब ऐड हो चुका है। तो अगर आपको कोई भी आइटम को यहाँ पे ऐड करना है सेट के अंदर, तो उसके लिए क्या यूज कर सकते हैं हम लोग, ऐड फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब दूसरी चीज, ये तो बात थी कि चलिए एक ही आइटम आपको ऐड करना था तो आपने ऐड फंक्शन लगा दिया। लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि एक मेरे पास सेट है और दूसरा सेट है, अब इस सेट लेट्स सपोज मान लीजिए सेट का नाम है 1 और इस सेट का नाम है 2। इस सेट 2 को मुझे सेट 1 के अंदर डालना है, राइट। मतलब एक आइटम नहीं, पूरा का पूरा एक सेट ही मुझे दूसरे सेट के अंदर डालना है। तो ये अगर मुझे परफॉर्म करना है तो ये मैं कैसे कर सकती हूँ, उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं अपडेट का, ठीक है। सो लेट्स जस्ट सी कि अपडेट जो है वो कैसे यहाँ पे काम करता है। बट प्रायर टू दैट लेट मी जस्ट take your doubts here. So if you are having any, let me just see if you guys are having any sort of doubts. So all right, nobody is having any doubt. I think the concept is going well with all. तो आगे बढ़ते हैं, अपडेट का यूज यहाँ पे सीखते हैं। तो x नाम से मैंने यहाँ पे एक बनाया और इसके अंदर मैं यहाँ पे एक सेट बना रहे हैं। इसके अंदर कुछ हम लोग आइटम्स दे देते हैं। लेट्स सपोज डेटा नाम से आइटम है, पाइथन नाम से यहाँ पे आइटम है और कोड नाम से यहाँ पे आइटम है। ये बन गया एक सेट। अब दूसरा सेट बना रही हूँ y नाम से और इस y नाम के सेट के अंदर कुछ वैल्यूज दे देते हैं। लेट्स सपोज 10, 20, 30, 40, 50, 60, राइट। लेट्स से वन मोर 70। तो ये हमने बना लिए दो सेट। अब मेरा ये कहना है कि ये जो x वाला सेट है ना, उसके अंदर मैं y वाली सारी चीजें डाल देती हूँ। तो उसके लिए क्या करना होगा, x डॉट अपडेट फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। x के अंदर अपडेट करना चाहते हैं y, इसलिए मैंने लिखा x डॉट अपडेट y। अब यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं इस x को और यहाँ पे रन करते हैं। सो नाउ हियर वी कैन सी कि जो अब x और y वाला है वो दोनों यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि x के अंदर क्या था, डेटा पाइथन और कोड। तो यहाँ पे डेटा पाइथन और कोड है और y में क्या था, 10 से लेके 70 तक नंबर्स हैं। तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि 10 से लेके 70 तक सारे नंबर्स आ चुके हैं। तो अगर आपको एक सेट के अंदर दूसरे सेट को अपडेट करना है तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इस अपडेट फंक्शन का। ऑल राइट, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रिमूव करने की। ऐड तो हमने देख लिया, अब रिमूव करना है, ठीक है। सो रिमूव सेट आइटम्स, ये हम लोग लिख लेते हैं हेडिंग और थोड़ा सा फिगर आउट करते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए अब लेट्स सपोज यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्रिएट करते हैं एक सेट। तो ये वाला जो सेट है, मैं इसी सेट को यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर रही हूँ। सो आई एम सिंपली कॉपिंग एंड पेस्टिंग दिस हियर। ऑलराइट, ये हमारे पास हो गया एक सेट। अब इस सेट से यहाँ पे ये जो नंबर है, राइट, लेट्स से यहाँ पे जो नंबर 40 है ना, इसको मुझे रिमूव करना है सेट से। कैसे कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे रिमूव करने के लिए n डॉट रिमूव फंक्शन को कॉल कर देंगे। क्या रिमूव करना है, नंबर 40 रिमूव करना है, तो वो लिख दिया। अब यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं एक बार n को और रन करते हैं। सो नाउ वी कैन सी कि अब हम लोग के पास जो आउटपुट हमें यहाँ पे मिला है n का, इसके अंदर कहीं पे भी 40 नहीं है। तो अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर आइटम को यहाँ पे रिमूव करना है तो हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं इसका रिमूव फंक्शन का, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसका यूज कर सकते हैं। अब रिमूव करने के लिए लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे एक नंबर को रिमूव किया 40 नाम से। अगर कोई स्ट्रिंग वाले आइटम को भी रिमूव करना चाहें तो क्या हो पाएगा, क्या ऑब्वियसली हो पाएगा। चलिए देख भी लेते हैं। मान लेते हैं पाइथन को रिमूव करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं अब जो आउटपुट हमें मिला है उसमें पाइथन कहीं भी नहीं है क्योंकि अब वो रिमूव हो चुका है।
अब जब बात कर ही रहे हैं रिमूव की, तो एक चीज और अंडरस्टैंड करते हैं जिसे कहते हैं पॉप। ठीक है, अभी रिमूव क्या काम कर रहा था, मैंने पर्टिकुलरली इसे बताया कि कौन से आइटम को आपको रिमूव करना है। जैसे यहाँ पे 40 रिमूव किया, यहाँ पाइथन रिमूव किया, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि मेरे पास एक सेट है, उस सेट में से कोई भी एक आइटम रैंडमली अपने आप रिमूव हो जाए, राइट। ऐसा अगर हम लोग करना चाहते हैं तो इसके लिए यूज होता है पॉप फंक्शन, जो कि रैंडमली अपने मन से कोई भी एक आइटम को यहाँ पे हटा देता है। आप उसमें स्पेसिफाई नहीं करते हैं कि कौन सा आइटम यहाँ पे हट रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पे लेट्स सपोज मैं यही वाला जो कोड है, इसी कोड को कॉपी और पेस्ट कर रही हूँ ताकि थोड़ा टाइम बचे टाइपिंग से। और यहाँ पे हम लोग इसका नाम रख लेते हैं एम नाम से। रिमूव क्या होता है समझ चुके हैं, अब बात करने वाले हैं पॉप की। ठीक है, तो मैं यहाँ पे x नाम से वेरिएबल बना रही हूँ और यहाँ पे m डॉट पॉप फंक्शन को कॉल कर लेते हैं और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं m और इसको रन करते हैं। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि पहले हमारे पास ये जो m नाम का हमारे पास सेट था, इसमें क्या था 70, 40, कोड 10। अब इसमें से हटा क्या है, तो यहाँ पे पॉप में जैसे अगर हम लोग जाके देखें तो देख सकते हैं कि यहाँ पे 70 नहीं है। इसका मतलब रैंडमली अपने आप जो 70 है वो यहाँ पे हट गया। तो अगर कोई भी एक आइटम रैंडमली आपको हटाना है तो आप उस टाइम पे यूज कर सकते हैं पॉप फंक्शन का। अब मान लीजिए क्लियर क्या होता है, अब यहाँ पे क्लियर फंक्शन, तो अगर हमें पूरा का पूरा ये जो सेट है, ठीक है, अगर पूरा का पूरा सेट हमें खाली करना है, मतलब एक सेट के अंदर जितने भी आइटम्स हैं सारे के सारे आइटम्स को खाली कर देना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे क्लियर फंक्शन का। कैसे यूज करेंगे इसको भी देख लेते हैं। तो सिंपली आई एम जस्ट कॉपिंग एंड पेस्टिंग दिस कोड हियर और यहाँ पे क्लियर का हमें यहाँ पे यूज करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, m डॉट क्लियर फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर देते हैं, रन करते हैं कोड। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि अब हमारे पास जो रिजल्ट मिला है सेट और केवल खाली सेट हमें यहाँ पे मिला है, क्योंकि सारे के सारे आइटम्स इस क्लियर फंक्शन ने हटा दिए हैं, सब कुछ क्लियर हो चुका है, इसलिए खाली सेट यहाँ पे मिला है। ठीक है, अब बहुत लोग के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है डिलीट कीवर्ड का क्या काम होता है। तो डिलीट कीवर्ड जो होता है आपके सेट में, वो डायरेक्ट ही आपका जो सेट होता है उसी को डिलीट कर देता है, राइट। कैसे करता है एक बार देख लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा कोड मैं सिंपली कॉपी और पेस्ट कर रही हूँ और इसके बाद अब हम लोग बात कर रहे हैं डिलीट की। तो यहाँ पे डिलीट कीवर्ड लगाते हैं, डिलीट m। तो जैसे ही यहाँ पे डिलीट में m कर दूंगी तो यहाँ पे एरर आ जाएगा, m इज नॉट डिफाइंड। क्यों एरर आ गया, क्योंकि जब सेट पूरा का पूरा मेमोरी से डिलीट हो गया तो वहां पे m नाम का कोई सेट बचा ही नहीं, इसलिए यहाँ पे दिखा दिया m इज नॉट डिफाइंड। तो डिलीट क्या काम करता है, वो पूरा का पूरा जो सेट बना होता है उसी को मेमोरी से डायरेक्ट हमारा डिलीट कर देता है। अब बात करते हैं ज्वाइन टू सेट्स। अगर दो सेट्स हैं और दोनों सेट्स को हमें ज्वाइन करना है तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं ज्वाइन टू सेट्स नाम से। ऑल राइट, दिस शुड बी द हेडिंग, सो लेट मी जस्ट गिव हियर द हेडिंग फर्स्ट। ओके, ज्वाइन टू सेट्स की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो ज्वाइन टू सेट्स अगर हम लोग यहाँ पे करके देखें कि दो सेट जो है लेट्स से वो कैसे ज्वाइन यहाँ पे होता है। सो लेट मी जस्ट गिव हियर द हेडिंग फर्स्ट। ओके, ज्वाइन टू सेट्स, ठीक है, दो सेट्स को यहाँ पे ज्वाइन करना है। और यहाँ पे दो सेट्स को अगर हमें ज्वाइन करना है तो यहाँ पे जो मेन हम लोग यूज सीखने वाले हैं वो सीखने वाले हैं यूनियन फंक्शन का, जो कि हेल्प करता है दो सेट्स को ज्वाइन करने के लिए। तो मैं एक सेट बना लेती हूँ x नाम से, इसके अंदर कुछ वैल्यूज दे देते हैं। मान लीजिए एक वैल्यू है a, देन वैल्यू b और उसके बाद वैल्यू c। इसी तरीके से y नाम से एक और सेट बना लेते हैं जिसके अंदर वैल्यूज दे देते हैं, लेट्स सपोज 1 2 3। अब इन दोनों को मुझे ज्वाइन करना है तो मैं यहाँ पे z नाम से एक और बना लेती हूँ यहाँ पे वेरिएबल, और इसमें मैं क्या कर देती हूँ x डॉट यूनियन y। तो जैसे ये x डॉट यूनियन y होगा और यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं हम लोग z को, इसको रन करते हैं। हियर वी कैन सी कि दोनों जो सेट्स हैं वो आपस में अब यहाँ पे ज्वाइन हो चुके हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं यूनियन फंक्शन का। अब लेट्स सपोज आपसे कोई पूछ रहा है कि आपके पास एक सेट है और उस सेट में आपको ये निकालना है कि मिनिमम वैल्यू क्या है आइटम की और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। कुछ नंबर्स का डेटा है आपके पास, कैसे करेंगे इस प्रॉब्लम को सॉल्व, तो चलिए ये भी देख लेते हैं। So here the question is, write a Python program to find the maximum and minimum
वैल्यूज। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं और बहुत ही बेसिक सा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक सेट बना लेते हैं। तो मान लीजिए एक सेट n नाम से मैंने यहाँ पे एक सेट बनाया, कुछ वैल्यूज डाल देते हैं इसके अंदर, लेट्स सपोज 5, 10, 3, 15, 2 और 20। ठीक है, ये बन गया सेट। अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं इसके ओरिजिनल आइटम्स क्या है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ओरिजिनल सेट एलिमेंट्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे प्रिंट करते हैं जो हमारा सेट है, तो हमारे वेरिएबल का नाम है सेट n। तो ये तो हो गया ओरिजिनल। अब मुझे निकालना है मैक्सिमम और मिनिमम। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम अगर मुझे निकालना है तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ प्रिंट। सबसे पहले एक टाइप करवा लेते हैं एक स्टेटमेंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेट इज। अब यहाँ पे क्या करना होगा, तो इसके लिए मुझे यहाँ पे प्रिंट यूज करना पड़ेगा। मैक्सिमम निकालना है तो मैक्स फंक्शन का यूज करूंगी और इसके अंदर इस सेट का जो नाम है वेरिएबल का सेट n वो पास कर देंगे। इसी तरीके से प्रिंट करना है मिनिमम, तो यहाँ पे लिख लेते हैं मिनिमम वैल्यू ऑफ द सेट इज, और इसके बाद प्रिंट करवाते हैं, मिनिमम फंक्शन को कॉल करते हैं और इस सेट n का मुझे मिनिमम चाहिए। इसको यहाँ पे रन करते हैं। सो हियर वी कैन सी कि अब यहाँ पे हमें रिजल्ट मिल गया है। ओरिजिनल सेट क्या था, तो ओरिजिनल सेट ये था जिसमें मैक्सिमम वैल्यू क्या थी, तो मैक्सिमम वैल्यू 20 थी, वो प्रिंट हो गया, और मिनिमम वैल्यू 2 थी, तो वो भी यहाँ पे आसानी से प्रिंट हो चुका है। अब अगर मैं ये बोलूं कि आपके पास में लेट्स सपोज अगर सेट है, ठीक है, एक सेट है, इसमें लेट्स सपोज हम लोग यहाँ पे कुछ वैल्यूज दे देते हैं। इस सेट के अंदर वैल्यू है 10, 20, 30, 40 और 50। ठीक है, और दूसरा जो सेट है उसके अंदर वैल्यूज है 30, 40, 50, 60 और 70। अब मैं आपको बोलूं कि आप एक नया सेट बनाइए और उस नए सेट में वो वैल्यूज होना चाहिए जो इन दोनों सेट में कॉमन है। तो क्या क्या कॉमन है, 40 कॉमन है, 50 कॉमन है और 30 कॉमन है, राइट। तो ये आपको यहाँ पे क्रिएट करना है, ये आपका है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को, चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ट्राई करके। सो यहाँ पे हमें करना है रिटर्न अ न्यू सेट ऑफ आइडेंटिकल आइटम्स फ्रॉम टू सेट्स। तो दो सेट्स में जो आइडेंटिकल आइटम्स है ना, वो हम लोग को यहाँ पे एक नए सेट में डालना है। तो पहला सेट मैं बना लेती हूँ, मान लीजिए सेट 1 नाम से। इसके अंदर कुछ डाल देते हैं वैल्यूज, लेट्स सपोज 10, 20, 30, 40 एंड 50। ठीक है, अब एक और बना लेते हैं यहाँ पे सेट 2 नाम से। इसके अंदर वैल्यूज हम लोग डाल देते हैं, लेट्स से 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, अब इन दोनों के बीच जो कॉमन है उसको लेते हुए मुझे एक तीसरा सेट बनाना है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी प्रिंट, और यहाँ पे सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन, यहाँ पे एक फंक्शन होता है, उस फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूं। तो सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन, और इसके बाद इस इंटरसेक्शन कर देते हैं 2 का, मतलब सेट 1 और सेट 2 का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, और इसको हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। सो हियर वी कैन सी कि जो डिजायर्ड आउटपुट हमारा था वो मिल चुका है। दोनों सेट में जो कॉमन था 40, 50 और 30 वो यहाँ पे प्रिंट हो चुका है। सो दैट इज अबाउट द सेट्स, कि कैसे हम लोग यहाँ पे सेट्स में आइडेंटिकल आइटम्स को बना के एक नया सेट जो है वो यहाँ पे इजीली तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। सो इफ यू गाइज आर हैविंग एनी डाउट्स प्लीज लेट मी नो इन द चैट पार्ट। ओके, तो ये था आज का हमारी क्लास, जहाँ पे हमने सेट्स के बारे में सारी चीजों को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड किया, 1 बाय 1 पूरे प्रॉपर्टीज को अंडरस्टैंड किया कि सेट पे हमने क्या क्या देखा। कि सेट के सबसे पहले एक बार हम लोग अगर एक क्विक रिविजन कर ले इसका, कि आज की क्लास में क्या कुछ पढ़ाई की है हमने सेट को लेके, तो हम लोग यहाँ पे दे सकते हैं कि सबसे पहले हमने सेट को क्रिएट करना सीखा, फिर सेट के आइटम्स अनऑर्डर्ड होते हैं वो जाना, डुप्लीकेट अलाउ नहीं होता है, ट्रू और 1 दोनों सेम वैल्यू होता है, कैसे सेट की लेंथ निकालना है, सेट के जो आइटम्स है उनका डेटा टाइप्स क्या क्या हो सकता है। ठीक है, सेट में जो कंस्ट्रक्टर, सेट कंस्ट्रक्टर क्या होता है ये देखा हमने, एम्प्टी सेट कैसे बनाते हैं, सेट से आइटम्स को एक्सेस करने के लिए फॉर लूप कैसे लगाते हैं, कोई आइटम सेट में है या नहीं इसका पता कैसे लगाते हैं, कोई आइटम ऐड करना है तो वो कैसे करेंगे, कोई आइटम रिमूव करना है सेट से तो वो कैसे करेंगे, ज्वाइन करना है सेट को तो वो कैसे करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज कैसे निकालेंगे,
और अगर दो सेट हैं और उन दोनों सेट को मिला के उन दोनों सेट्स में जो आइडेंटिकल वैल्यूज है उससे एक तीसरा सेट बनाना है तो वो कैसे करेंगे। सो दैट इज ऑल अबाउट द सेट्स जो आज की क्लास में हमने पढ़ा। तो कल की क्लास में हम लोग मिलेंगे, बट उसके पहले मैं आपको डे 12 की क्लास में हम लोग मिलेंगे, बट उसके पहले एक छोटा सा असाइनमेंट क्वेश्चन, ताकि मुझे भी पता चले एज एन एजुकेटर कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं नहीं। तो जो लोग लाइव हैं वो लोग डाउट डायरेक्ट लाइव चैट में पूछ सकते हैं, और जो लोग बाद में वीडियोस देखते हैं वो लोग भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके पहले हमारी 11 दिन की क्लासेस जो हैं डे 10 तक की सारी क्लासेस यूट्यूब पे जा चुकी है। हम इसके साथ ही साथ सारे लेक्चर्स सारे के सारे आपके जो नोट्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, वो इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स की लर्निंग ऐप पर अवेलेबल है, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। और बाद में जो लोग वीडियोस देखते हैं, अगर उनको फिर भी कोई डाउट आ जाता है, अगर वो डे 4 देख रहे हैं, 5 देख रहे हैं, तो भी आप लोग कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू फिगर आउट व्हाट काइंड ऑफ डाउट्स यू आर हैविंग, राइट। सो कल की क्लास का जो आपका एक छोटा सा असाइनमेंट पार्ट होगा वो ये होगा, लेट्स सपोज कि आपके पास यहाँ पे एक सेट है, ठीक है। इस सेट में आपको ये फिगर आउट करना है कि इस सेट में कुछ आप आइटम्स इसमें दीजिएगा, आपको लेंथ फंक्शन का भी इस सेट में यूज करना है, मिनिमम मैक्सिमम का भी यूज करना है, और इसके साथ साथ आपको ये भी बताना है कि इस सेट को हम लोग कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं लिस्ट में, टपल्स में, राइट। तो ये आपका एक क्वेश्चन है असाइनमेंट कि आप एक सेट बनाइएगा, उस सेट के अंदर कुछ आइटम्स डाल दीजिएगा 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यूज, उसमें लेंथ फंक्शन लगाइएगा, मिनिमम मैक्सिमम निकालिएगा, और वो जो आपके पास में सेट बना है उस सेट को चेंज करिएगा लिस्ट में और टपल्स में, और मुझे बताइएगा ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं। Otherwise, we will solve this question in our next class. So this is your assignment part. But prior to that, let me just explain you कि केवल और केवल पढ़ना ही काफी नहीं है, जरूरी है कि आज के डेट में हमारे आसपास क्या हो रहा है उससे चीजों को रिलेट करते हुए पढ़ना। Because theoretical knowledge is not just important, we need to understand about the practical applications also. क्योंकि a plus b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सबको याद होता है, बट उसका एक्चुअल एप्लीकेशन क्या है हम नहीं बता पाते हैं। तो इसलिए आप लोगों के लिए इंट्रोड्यूस किया है मैंने क्यूरियस डेटा माइंड। हर क्लास के बाद हम लोग टाइम देते हैं और समझते हैं इस क्यूरियस डेटा माइंड में हर दिन एक नया टॉपिक कि कैसे डेटा एनालिस्ट का, डेटा साइंस का यूज हो रहा है हमारे आसपास। तो आज हम लोग जो लर्न करने वाले हैं, ये जो थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं, ये बहुत ही अच्छा सा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि हर कोई मीडिया एंटरटेनमेंट यूज कर रहा है, हर किसी के हाथ में स्क्रीन है, लाइक हर किसी के हाथ में मोबाइल फोन अवेलेबल है। तो कैसे मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इस डेटा एनालिटिक्स का यूज करती है, इसको हम लोग समझते हैं आज के इस डेटा क्यूरियस माइंड में। सो डेटा एनालिटिक्स हैज अ वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस इन द मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। ये सबको पता है, हर किसी को अगर कोई मीडिया और एंटरटेनमेंट देखना है तो नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, अमेजॉन प्राइम एक्सेट्रा कई सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं। तो डेटा एनालिस्ट का क्या यहाँ पे यूज होता है? सो इट कैन बी यूज टू ट्रैक व्यूअर प्रेफरेंसेस, अंडरस्टैंड हाउ ऑडियंस इंटरैक्ट विद द कंटेंट, प्रिडिक्ट बॉक्स ऑफिस सक्सेस। इसका मतलब ये डेटा एनालिटिक्स का यहाँ पे जो यूज आता है वो ट्रैक व्यूअर प्रेफरेंसेस, मतलब कि व्यूअर ने पिछला क्या देखा है, राइट, उस डेटा के हिसाब से उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको आगे चीजें रिकमेंड की जाए। उसके साथ साथ किस टाइप का कंटेंट जो है कंज्यूम करना चाहता है एक पर्टिकुलर यूजर, ये सारी चीजें का एनालिसिस होता है डेटा पे। और साथ ही साथ कोई अगर मूवी आई है तो वो बॉक्स ऑफिस पे उसका जो सक्सेस रेट है वो भी प्रिडिक्ट किया जाता है बाय यूजिंग द डेटा एनालिटिक्स। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि डेटा एनालिटिक्स का कैसे कैसे यहाँ पे यूज होता है। तो डेटा एनालिटिक्स इज यूज्ड टू ट्रैक व्यूअर्स प्रेफरेंसेस। इसका मतलब ये व्यूअर का जो प्रेफरेंस है वो क्या देखना प्रायोरिटी है उसका। लेट्स सपोज बहुत लोग ये होते हैं जिनका फर्स्ट प्रायोरिटी होता है कि मैं न्यूज देखूंगा, सेकंड प्रायोरिटी वो ज्यादातर जो टाइम देते हैं वो स्पोर्ट्स पे देते हैं, राइट, उसके बाद कुछ सॉन्ग्स पे देते हैं। तो आपका जो प्रेफरेंस है उसको भी यहाँ पे एनालिसिस करने का काम एक डेटा एनालिस्ट का होता है। So the information gathered through the surveys, social media monitoring, वेबसाइट ट्रैफिक एनालिसिस। तो अगर लेट्स सपोज एक वेबसाइट है, नेटफ्लिक्स की अगर वेबसाइट है या ऐप है, उसमें कितना ट्रैफिक आ रहा है, इसको एनालाइज करने का काम डेटा एनालिस्ट करते हैं। और बहुत बार आप लोगों ने भी देखा होगा जब हम लोग यूट्यूब या कोई ऐप यूज करते हैं तो कई बार हमारे पास सर्वे आता है, राइट, कि हमें जो एड दिखाया जा रहा है
जो चीज हम देख रहे हैं उस कंटेंट से मिलता जुलता वो ऐड है या नहीं, इसलिए आपको वहां पे कुछ सर्वे भी आता है कि दिस इज अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट और नॉट। यूट्यूब में आपने बहुत ही देखा होगा, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। तो ये जो सर्वेज हैं, ये जितना भी यहाँ पे यूजर से सर्वे में डेटा कलेक्ट होता है उसको एनालाइज करना और यूजर के सर्वे के अकॉर्डिंग चीजों को प्रिडिक्ट करना, उसका एक कंप्लीट इंसाइट निकालना, दैट इज द होल वर्क ऑफ अ डेटा एनालिस्ट। अब इसके साथ साथ और क्या यहाँ पे यूज होता है मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में? सो बेसिकली डेटा इज यूज टू अंडरस्टैंड द ऑडियंसेस इंटरैक्ट विद द कंटेंट, कि किस टाइप का कंटेंट, जैसे मैंने बताया कि न्यूज, स्पोर्ट्स, तो ये हर एक डिफरेंट टाइप का कंटेंट है। तो कस्टमर का जो सर्वे हम लोग करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसको वो कंटेंट प्रोवाइड करना जिससे कि वो सब्सक्रिप्शन बार बार ले, बिकॉज एवरी कंपनी हैज अ टारगेट टू इंक्रीज द रेवेन्यूज। और इसीलिए जो आप लोगों को हायर किया जाता है प्रोफाइल्स के लिए, डेटा एनालिस्ट के लिए, डेटा साइंटिस्ट के लिए, तो यहाँ पे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल्स हैं आज की डेट पे। अब देखते हैं कि और क्या यहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का, डेटा साइंस का इस इंडस्ट्री के अंदर। तो बॉक्स ऑफिस की सक्सेस को प्रिडिक्ट करने के लिए भी यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कंप्लीट डेटा एनालिटिक्स का। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि क्या वो 9 चीजें हैं जिसका मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। तो पर्सनलाइज मार्केटिंग, आपको जो कंटेंट पसंद है मैं उसी के अकॉर्डिंग अगर अपने प्रोडक्ट्स आपको दिखाऊं तो पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी दैट यू माइट बी इंटरेस्टेड इन दैट प्रोडक्ट एंड यू वुड लाइक टू परचेज दैट प्रोडक्ट। तो पर्सनलाइज मार्केटिंग के लिए कस्टमर सेंटिमेंट एनालिसिस, कि आपने अगर कोई प्रोडक्ट लिया है तो उसके सेंटिमेंट्स आपके कैसे हैं, अगर आप कोई मूवीज देख रहे हैं तो उसको एनालिसिस करने के लिए। रियल टाइम एनालिटिक्स, रिकमेंडेशन इंजन, जैसा ठीक वैसा ही, जैसे अगर आप हॉटस्टार में कोई भी एक जॉनर की मूवी देखें, अगर आप एक्शन देखते हैं तो आपको अगले रिकमेंडेशंस भी कुछ एक्शन की तरह की दिखाने लगते हैं। या फिर हम बात कर लें यूट्यूब की, यूट्यूब में अगर मैंने एक वीडियो देखा तो कुछ अगले वीडियोस मुझे उसी तरीके से रिकमेंडेशन इंजन काम करने लगता है। देन कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन ऑन सोशल मीडिया, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड क्लासिफिकेशन, कलेक्टिंग एंड एनालाइजिंग कस्टमर इनसाइट्स, एनालाइजिंग ऑफ द मीडिया कंटेंट एंड लिवर्जिंग मोबाइल एंड सोशल मीडिया कंटेंट। क्योंकि आज की डेट में अगर हमें एंटरटेनमेंट चाहिए, वी डोंट नीड टू जस्ट रन इनटू द थिएटर्स। The entertainment is available right now in our just small screens in our mobile phones. So that's why data analyst, data scientist, product analyst, business analyst, इनके लिए बहुत सारे आज की डेट में जो मीडिया एंटरटेनमेंट कंपनीज होते हैं वो हायरिंग करते हैं इन सारे रोल्स के लिए, बिकॉज दिस इंडस्ट्री नीड्स डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एज इन देयर कोर जस्ट टू इंक्रीज द रेवेन्यूज एंड द बिजनेस ऑफ द कंपनी। अब यहाँ पे अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल की तरह यहाँ पे दिखाऊं तो ये इस तरीके से कुछ आपके रिपोर्ट्स होते हैं। जैसे मान लीजिए आप काम कर रहे हैं एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एज अ डेटा एनालिस्ट, और आपको जो आपने पूरे के पूरे डेटा से एनालिसिस करके निकाला है कि जैसे 56% जो ऑडियंस है, टारगेट ऑडियंस है, 49% मुझे कंटेंट डेवलप करना है। तो ये सारा का सारा डेटा आप देन मार्केटर्स को देखते हैं, देन फिर वो उसके अकॉर्डिंग एड के कैंपेन्स रन करते हैं और डिफरेंट कैंपेन्स रन करते हैं। तो आपका वर्क एज अ डेटा एनालिस्ट अगर आप इंडस्ट्री में ज्वाइन करते हैं तो इतने सारे डेटा से इंसाइट निकालना, ऐसे इंसाइट जो कि कंपनी को हेल्प करे ग्रो करने के लिए, ये काम होता है आपका एज अ डेटा एनालिस्ट। एंड the reports and the dashboard should have to be very informative as well as the attractive so that somebody would like to spend time and basically जब कोई आपके dashboards पे, आपके project reports पे अगर कोई time spend करता है, so basically it should be very informative. So that's all for today's class from my end. So thank you so much for being there in the class. आज हमारा day 11 चल रहा है, day 30 तक हम लोग यहाँ पे complete करेंगे हमारा Python master class। उसके बाद ये 100 डेज का आपका डेटा एनालिटिक्स प्रोग्राम है। पाइथन के बाद आपकी नेक्स्ट सीरीज एसक्यूएल और बाकी चीजों की चालू हो जाएगी रिलेटेड टू स्टैटिस्टिक्स। तो बैक टू बैक वी आर प्रोवाइडिंग यू द कंटेंट, बट इट्स योर ड्यूटी कि हम लोग कंटेंट को केवल यूटिलाइज ना करें, कोड्स को प्रैक्टिस करें जितने अच्छे से हो पाए, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स पे काम करें ताकि हम जॉब रेडी जल्द से जल्द बन पाए। एंड प्रायर टू दैट लेट मी शो यू वन मोर थिंग हियर कि बहुत सारे लोगों का जो डाउट होता है कि क्लासेस कब होंगी, तो उसके लिए मैं फिर से एक बार बता देती हूँ कि आप लोग जैसे ही नीचे डिस्क्रिप्शन पर जाएंगे, डिस्क्रिप्शन पर क्लास का शेड्यूल मिल जाएगा और यहाँ पे आपको जो कलर कॉम्बिनेशंस मैंने डाल दिए कि कब प्रीमियम वाली पेड क्लासेस हो रही हैं, कब यूट्यूब के फ्री लाइव क्लासेस आप आसानी से देख सकते हैं। तो हम लोग मिलने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास आपकी होने वाली है बेसिक्स नमपाई इन पाइथन, मतलब हम लोग जो नमपाई है लाइब्रेरी आपकी वो पढ़ने वाले हैं पाइथन की। That will be on 24th May. So looking forward for the day 12 of the class. But if you guys are having any sort of doubts,
feel free to ask me in the comment part. Thank you. Thank you so much for the day 11. Looking forward to meet you all in day 12. Keep practicing and keep coding.